और अब मांडर के रण की बात कर लेते हैं, मांडर के महाभारत की बात कर लेते हैं। मांडर उपचुनाव में इस बार महिला शक्ति का प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ बीजेपी से गंगोत्री कुजूर ताल ठोकेंगी। बीजेपी ने एक बार फिर गंगोत्री कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। मांडर के महाभारत में शिल्पी बनाम गंगोत्री। मांडर में फिर गंगोत्री कुजूर ठोकेंगी ताल। बीजेपी ने फिर गंगोत्री पर जताया भरोसा। मांडर के महाभारत में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ बीजेपी से गंगोत्री कुजूर टाल ठोकेंगी। बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा। पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। 2014 के विधानसभा चुनाव में गंगोत्री ने बंधु तिर्की को दी थी मात। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गंगोत्री को नहीं दिया था टिकट। 2019 में बीजेपी ने देव कुमार धान को बनाया था उम्मीदवार, लेकिन देव कुमार धान को हार का करना पड़ा था सामना। उपचुनाव में फिर बीजेपी ने गंगोत्री कुजूर पर जताया भरोसा। आप इतिहास भी देखें, 2014 में मैंने बंधु तिर्की जी को हराया था और मैं विधायक बनी थी। और 2019 में जब मुझे टिकट नहीं मिला, तब भी मेरी निरंतरता अपने क्षेत्र के अंदर रही। आप कोरोना काल को याद कीजिए, 67 डेज का आप लोगों ने ही सराहा है इस कार्य को। 67 डेज ऐसे थे जो निरंतर मैंने अपनी सेवा दी है, कि सेवा ही समर्पण है। अपने भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, मैंने उस सेवा से कभी भी अपने को पीछे नहीं रखा। उनके साथ जो जनता है अपने मांडर विधानसभा क्षेत्र के, उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ निरंतर रहे। मांडर उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार है। ऐसे में गंगोत्री के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दो महिला उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन गंगोत्री कुजूर ने अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही परिवारवाद को लेकर कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद हमेशा हावी है। अभी आप देखें, राजस्थान के ये में चिंतन शिविर हुआ। उस चिंतन शिविर में कहा गया कि जो कार्यकर्ता 5 वर्षों तक यहाँ पर कार्य करेगा, उन्हें ही प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाएगा। वो प्रत्याशी की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। लेकिन आज क्या है, वो जो शिल्पी जिनके बारे में बात करें, विधायक बंधु तिर्की, पूर्व विधायक जो बंधु तिर्की की बेटी है, उनकी बेटी क्या प्राथमिक सदस्य भी है कांग्रेस की। तो करनी और कथनी में दोनों में फर्क है, और इसको बखूबी जनता जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बीच मांडर उपचुनाव में वाम दल भी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में है। सीपीएम प्रत्याशी के तौर पर सुभाष मुंडा ने नामांकन दाखिल किया है। पलायन एक बहुत बड़ा समस्या पूरे झारखंड के लिए रहा है, और उसमें मांडर विधानसभा भी उसमें एक है। हमारे तमाम नौजवान देखिए एमए बीए करके जो है भटक रहे हैं, रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ तक कि आपको रांची में रात में जो है रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं। तो ये परिस्थिति है आज। तो तमाम जो है लोगों का जो विकास का जो सवाल है, आज देखिएगा मुख्य सड़क बहुत चकाचक है, लेकिन गाँव का जो पहुँच रोड है वो जो है बहुत खराब है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को सजा होने पर उनकी विधायकी चली गई थी, जिसके कारण मांडर में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार बंधु की जगह उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को हाथ का साथ मिला है। वहीं गंगोत्री कुजूर फिर कमल खिलाने के लिए चुनावी मैदान में है। अब मांडर में हाथ मजबूत होगा या फिर कमल खिलेगा, इसका फैसला 23 जून को जनता करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। मांडर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय हो चुकी है। प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने पर्चा दाखिल कर दिया है। कांग्रेस इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए मंत्रियों, विधायकों और अन्य नेताओं को लगाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ रहा है, जिसकी झलक दिख चुकी है। एक रिपोर्ट देख लीजिए आप इस पर। विधानसभा क्षेत्र के लिए 23 जून को उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की, नामांकन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। अब कांग्रेस चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि गठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में है। जल्द पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए व्यापक रणनीति तय होगी। मांडर उपचुनाव में हम लोग पूरी तरह से जुट जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से हमारे प्रभारी
चारों मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी खुद, सभी लोगों ने एकजुटता के साथ और तमाम विधायक सब लोग नामांकन में थे। तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, तो सभी लोगों की जिम्मेदारी है और उसको लेकर के भी चर्चा हुई है और हम लोग उस पर एक अच्छे तरीके से संचालन समिति बना करके और उसमें काम में सभी लोग, सभी मंत्रीगण वहाँ, विधायकों का दौरा होगा, जैसे जैसे वहाँ रूट तय होते जाएंगे हम लोग उसमें लगेंगे। कांग्रेस इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने जा रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में सरकार के मंत्रियों, गठबंधन के विधायकों के साथ साथ अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं को भी प्रचार में लगाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। तमाम बड़े नेता, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, वर्तमान राज्य मंत्री हो, विधायक हो, तमाम लोगों को मांडर चुनाव के लिए लगाया जाएगा और उनको यह कहा जाएगा कि आप मांडर के चुनाव में रह करके, चौपाल लगा करके, जनमानस के बीच जा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को और किस प्रकार बंधु तिर्की जी को एक साजिश के तहत सीबीआई के द्वारा फंसाने का काम किया है, ये बताने का काम भी राज्य की जनता को करना होगा। कांग्रेस मांडर में अपनी जीत का सूखा कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के सहारे खत्म करने को बेताब है। अलग राज गठन के बाद कांग्रेस इस सीट पर कभी नहीं जीत सकी है, लेकिन इस बार के समीकरण कांग्रेस को सुखद एहसास करवा रहे हैं। इसलिए पार्टी किसी भी मोर्चे पर कोई कमी नहीं रखना चाहती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मांडर का ये जो महाभारत है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसे है कि कांग्रेस की तरफ से आरोप यह है कि भैया बंधु तिर्की, चलिए ठीक है, जीते थे तो जेवीएम के सिंबल पर जीते थे और यहां से किसी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट नहीं देकर के आपने वंशवाद, अभी कुछ दिन पहले आपने उदयपुर के चिंतन शिविर में यह तय किया कि भैया एक परिवार से एक ही को टिकट मिलेगा और उसके बाद यहां पर आप उसका मतलब जो है मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है जिन्होंने यहां पर मेहनत की, आपने उनको टिकट दिया नहीं और इसका विरोध देखने को मिला पार्टी में। सन्नी टोपो जैसे नेता जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट से यहां चुनाव लड़े थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया कि भाई मैंने यहां पर मेहनत की और टिकट किसी और को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से गंगोत्री कुजूर, एक बार फिर से वो चेहरा जिस पर पिछली बार दांव खेला गया था, जो दांव सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और साख इस बार दोनों की लगी हुई है। राजेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। देखिए, गंगोत्री कुजूर को जब 2014 में टिकट दिया गया तो वो जीतकर विधानसभा पहुंची थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, किसी और को दे दिया, देव कुमार धान को दे दिया। तो गंगोत्री कुजूर की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह फिलहाल हम नहीं लगा सकते और उनका कहना भी है कि हमें टिकट नहीं मिला, ये अलग विषय है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी यह सीट खो दी। ऐसे कई सीटें हैं जिसको बीजेपी ने खो दिया। इस बार जो मुकाबला है वो एक महिला का के खिलाफ है और गंगोत्री कुजूर अनुभवी नेत्री हैं और उन्होंने विधानसभा अपने क्षेत्र में काम भी किया है। ऐसा उनका मानना है कि लगातार टिकट कटने के बावजूद वो पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रही हैं, क्षेत्र में उनका संपर्क बना रहा है और अभी वर्तमान में वह पार्टी की उपाध्यक्ष भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो गंगोत्री कुजूर की जो क्रेडिबिलिटी है एक बार परखते हुए फिर पार्टी ने भरोसा जताया। जैसा कि हम लोग 3-4 दिन पहले से ही बता रहे थे अपने दर्शकों को कि जो प्रदेश स्तर से जो सूची केंद्र को भेजी गई थी उसमें गंगोत्री कुजूर सबसे ऊपर थी। वैसे आशा लकड़ा और अरुण उरांव का भी नाम था। चूँकि एक प्रक्रिया होती है, कोई एक सिंगल नाम नहीं जाता है, इसके तहत 3 नाम भेजे गए थे, लेकिन पार्टी के जितने प्रमुख नेता हैं वो ये मान रहे थे कि अगर कोई कंटेस्ट दे सकता है तो वह गंगोत्री कुजूर ही हैं। इस लिहाज से देखें तो शायद केंद्रीय इकाई ने भी यही माना कि जो प्रदेश स्तर से जो अनुशंसा आई है और जो नंबर 1 पर है वो उन्हें ही टिकट दिया जाए और अंततः आज इसकी घोषणा भी होगी। पार्टी का मानना है कि जिस प्रकार से अभी तक इस सरकार ने परफॉर्म किया है
और ख़ास तौर पर आप देखिए कि आदिवासियों के खिलाफ कई ऐसे अत्याचार के मामले हुए हैं, कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। तो बीजेपी ये मानती है कि इसका उसे फायदा मिलेगा। और जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात है तो उस संदर्भ में बीजेपी का कहना है कि यह परिवारवाद का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर कांग्रेस कभी खुलकर बोल ही नहीं सकती। अभी हाल ही में जयपुर की चिंतन शिविर में जो किया उससे उलट यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन राजनीति है, सीट निकालना है। बंधु तिर्की की यह सीट थी, उनकी पुत्री को यह टिकट दिया गया। बंधु तिर्की जेबीएम से चुनाव लड़े थे, बाद में जेबीएम का विघटन हो गया और अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। कांग्रेस के विधायक के रूप में रिकॉग्नाइज भी किए गए थे। तो इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस ने अपनी स्वाभाविक दावेदारी मानी कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में वह चुनाव लड़ेगी। और उपयुक्त उम्मीदवार कौन होंगे तो बंधु तिर्की की पुत्री। बीजेपी का आरोप है कि वह तो प्राथमिक सदस्य भी नहीं रही और उसे प्रत्याशी बना दिया गया। हमारे साथ है प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा। हम इनसे जानेंगे कि मांडर में क्या दृश्य होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में जाएगी और हम लोगों को बताएंगे कि चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है। उसका विश्लेषण जनता भी कर रही होगी और हमारे नेता भी लोगों को बताएंगे कि जिस तरह से बंधु तिर्की पर डीए का केस चला, उसके बाद न्यायालय ने पाया कि आप आय से अधिक संपत्ति के दोषी हैं, उनकी विधायकी खारिज की गई। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला बनता है कि विधायक रहते हुए भी और पूर्व मंत्री रहते हुए भी जिस तरह से धन अर्जन को इन लोगों ने माध्यम बना लिया। और कांग्रेस पार्टी तो इनका स्वाभाविक मुकाम था, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला दल। और जिस तरह से अभी आपने अपनी रिपोर्टिंग में कहा कि उनकी पुत्री चुनाव लड़ेगी जो प्राइमरी मेंबर तक नहीं है पार्टी की, उसके बावजूद भी उस पर विश्वास व्यक्त करना, तो कहीं ना कहीं जो वंशानुगत परंपरा की बात हम करते हैं वो सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता और कहीं ना कहीं उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिसके खिलाफ बीजेपी मुखर होकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रही है। आप कह रहे हैं कि बंधु तिर्की की पुत्री है, तो कई ऐसे राजनेता है आपकी भी पार्टी में कि जिनके बच्चे चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत अर्ली ये काम हुआ। नहीं, वर्षों से अगर कोई मेहनत करके पार्टी में अपनी पहचान बनाता है, उसको पार्टी अवसर देती है, तो उसको आप वंशवादी राजनीति नहीं कह सकते। आपका इशारा जिस हो रहा है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर बंधु तिर्की की बेटी एक दिन के लिए ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी उसी पे भरोसा जताती है, तो इसको कहते हैं कि आप वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, वंशवाद एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आप देखें कि कई बार ऐसे होता है, कोई भी राजनीतिक दल, बीजेपी में भी देखा गया, जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सर्विस रिटायर कर गए हों या फिर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, उनको कौन सा अनुभव होता है जो कि आप टिकट दे देते हैं और वो जीत के चले भी जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। अभी हाल में ही यूपी के चुनाव हुए और वहाँ नाम तो याद नहीं है, लेकिन 2 सीनियर IAS वो अपने पद से रिजाइन करते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान बतौर नौकरशाह उन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया होता है कि क्षेत्र में उनकी जनता के बीच स्वीकार्यता इतनी है कि जनता खुद चाह रही थी कि ये लोग अगर पार्टी में आकर चुनाव लड़े तो पार्टी को भी फायदा होगा और क्षेत्र से चूंकि ये वाकिफ है। कल एफिलिएशन तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो इनका इंक्लिनेशन रहा होगा, उस आपके जिस भी पार्टी के वो सदस्य बने होंगे, चुनाव लड़े होंगे, जीते होंगे। नौकरी में रहते तो वो पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो नहीं सकते। नहीं, इन्फ्लुएंस तो कर ही सकते हैं किसी तरह से, तभी तो आपको अच्छे लगे या जिन्हें भी अच्छा लगा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड, चलिए फैमिली बैकग्राउंड राजेश, वो रहा हो कि कहीं कुल मिलाकर के मांडर का ये जो महाभारत है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका राजेश, बेहद शुक्रिया आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। मांडर के इस महाभारत पर नजर रहेगी कि भैया आने वाला समय मांडर के इस महाभारत में क्या क्या गुल खिलाता है, क्या नतीजे सामने आते हैं, सब तमाम अपडेट सबसे पहले आपको न्यूज़ 11 भारत दिखाएगा। बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।